तो जैसा कि हमने जाना कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या भूमिका है, क्या महत्व है, ये हमने जानने का प्रयास किया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति के कार्यस्थल पर उसका बिहेवियर जानना बहुत आवश्यक होता है। और ये महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखता है जिसकी सहायता से हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का अध्ययन कर सकते हैं। और बिहेवियर से संबंधित कुछ बातें होती हैं जिन पर हम आगे ध्यान ध्यान देंगे, जैसे कि परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है हम जानेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चीज को समझना या उसे जानने की प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया, परसेप्शन कह दिया, मतलब धारणा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कैसे वो काम कर रहा है, मतलब उसे आप किस तरीके से जज कर रहे हैं, वो हमने क्या उसके प्रति आप धारणा बना रहे हैं, उसको हमने नाम दिया परसेप्शन। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को कहा ये घमंडी है, या वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ईमानदार हो सकता है ना, कोई या सौम्य हो सकता है। तो एक ही व्यक्ति है लेकिन किसी के लिए वो घमंडी है, किसी के लिए वो सौम्य है, किसी के लिए बहुत मतलब एग्रेसिव नेचर वाला है, मतलब लड़ाकू है, किसी के लिए बहुत सहनशील और बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण व्यवहार वाला व्यक्ति है। व्यक्ति एक ही है लेकिन उसको को मानने वाले या उसको जानने वाले लोग अपनी अपनी परसेप्शन, अपनी अपनी धारणा के अनुसार उसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को जानने या समझने की जो मानसिक प्रक्रिया है उसको हमने नाम क्या दे दिया, परसेप्शन। ये हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ शब्द होता है परसेप्शन, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे एटीट्यूड। जैसा हमने पिछली वीडियो में जानने का प्रयास किया कि फ्राइड की थ्योरी कहती है इड क्या होती है, बच्चों की जिद, फिर ईगो होता है, और इड ईगो सुपर ईगो होता है ना। तो व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, इसी में होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब सामान्यतः हम क्या जानते हैं कि कोई भी चीज को समझने का अपना एक तरीका, उसे हमने क्या नाम दे दिया, एटीट्यूड नाम दे दिया, ठीक है। हमारी समझ को भी हम एटीट्यूड ही कहते हैं। और एटीट्यूड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का एटीट्यूड होता है। तो कम्युनिकेटिव, जिसको हमने हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। दूसरा होता है इमोशनल एटीट्यूड, जिसका मतलब होता है भावनात्मक। तीसरा होता है बिहेवियरल एटीट्यूड या व्यवहारात्मक, है ना। तो कम्युनिकेटिव का मतलब उदाहरण के लिए आप समझ लो संज्ञानात्मक, जैसे आपको इस बात का संज्ञान है कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये अपना कम्युनिकेटिव एटीट्यूड हो गया कि नहीं भाई पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है, इसी के द्वारा मैं सामाजिक अस्तित्व, अपना सोशल एग्जिस्टेंस बना पाऊंगा, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाऊंगा, है ना। तो वो आपका एक एटीट्यूड हुआ संज्ञानात्मक। इसके साथ में इमोशनल एटीट्यूड क्या है कि पढ़ाई करते समय मुझे लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है, मैं किसी एक विषय पर फोकस नहीं कर पाता, तो ये आपका इमोशनल एटीट्यूड हो गया। बिहेवियरल एटीट्यूड क्या कहता है कि आप कितने समय तक पढ़ेंगे, पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपका बिहेवियरल एटीट्यूड हो गया। किसी भी व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड एक उसका अपना पर्टिकुलर ऑरा होता है जिसके द्वारा वो चीजों को समझता और जानता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के सिद्धांत, मूल्य या मान, जिनको हमने नाम दिया वैल्यूज। और वैल्यूज का हम शाब्दिक अर्थ समझें तो मूल्यों पर या सिद्धांतों पर आधारित जीवन को हम क्या कहते हैं, वैल्यूएबल पर्सनैलिटी या वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। और वैल्यूज जो है ना किसी भी व्यक्ति के जीवन के वो मूल्य होते हैं जिनके द्वारा वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है या विश्व शांति या कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति करता है। एटीट्यूड वैल्यूज 2 प्रकार की होती हैं, टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य या विश्वव्यापी लक्ष्य, जिनको हमने टर्मिनल वैल्यूज कहा। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो व्यवहार में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो व्यक्तिगत मूल्य बनाए जाते हैं, जो पर्सनली जो व्यक्ति के होते हैं, उनको हमने कहा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड और वैल्यूज। तो कुछ बिलीफ होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं जिनके आधार पर, सिचुएशन के आधार पर आपका एटीट्यूड बनता है और आपकी वैल्यूज बनती हैं। तो एटीट्यूड एग्जिबिट द प्रेडिस्टिन्ड पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्ड द रेफर टू सेवरल बिलीफ्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन या मान्यता पर आधारित आपका एटीट्यूड है। दीज आर वंस पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव उसका एटीट्यूड होता है। जबकि विश्व के पूरी कल्चर में, किसी भी एक कल्चर में जो चीजें होती हैं उनको हमने वैल्यूज नाम दिया। वैल्यू रिप्रेजेंट जजमेंटल आइडियाज, किसी भी व्यक्ति को जज करने का, उसके मूल्यों को समझने का
तरीका वैल्यूज कहलाता है। लाइक व्हाट इज राइट और रॉन्ग, है ना, दे रिप्रेजेंट सिंगल बिलीफ फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, दीज आर डिराइव फ्रॉम सोशल एंड कल्चर वर्ड, है ना, किसी भी कल्चर से या सोशल सिस्टम से जो चीज निकल के आती है वो वैल्यूज कहलाती हैं। जैसे हमारे समाज में कोई भी चीज स्थापित कर दी गई है, भाई ये करोगे तो ये हिंसा जो है समाज के लिए हानिकारक है ना, विश्व की शांति के लिए समाज को जो है शांति में रखना बहुत आवश्यक है, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए शांति बहुत आवश्यक है, तो ये उसकी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए कहा गया कि दीज आर ड्राइव फ्रॉम द सोशल एंड कल्चर, किसी भी समाज और उसकी संस्कृति से निकल के आती है वैल्यूज, जबकि एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन से कोरिलेट करता है और हमारा व्यक्तिगत अनुभव या पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। So there is a difference between terminal and instrumental values. टर्मिनल वैल्यूज जैसे मैंने आपको बताया कि अंतिम लक्ष्य होता है ना, और विश्वव्यापी लक्ष्य, इसको आप साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो इंडियन कल्चर में एक श्लोक है जिसे हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसका मतलब होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, है ना, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, कोई भी निरोगी ना, मतलब कोई भी रोगी ना रहे, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी मतलब किसी प्रकार दुखी ना हो। तो ये जो श्लोक है ना, इसका मतलब टर्मिनल वैल्यूज ही होती हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का कल्चर है हमारा, और इस वसुधैव कुटुम्बकम के द्वारा ही हमने विश्व पटल पर भारत की संस्कृति को पहचान हैं, लोग उनको जानते हैं। जैसे टर्मिनल वैल्यूज में आता है वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, तो जहां विश्व में अपनी अपनी अस्तित्व के लिए बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रियां हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं केवल किसके लिए, अपने वजूद के लिए, हम सुपर पावर हैं। जबकि इंडिया का अपना एक तरीका है, भाई हम विश्व शांति चाहते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, सबको अपना परिवार मानते हैं। कोरोना की डिसीज में भी हम लोगों ने सभी का साथ दिया। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यूज का मतलब समझिए। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होती हैं, जो मेरे इंडिविजुअल या आपके इंडिविजुअल बिहेवियर में होती है, जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, फॉरगिवनेस इन नेचर मतलब कि क्षमा करना, हेल्पफुलनेस इन नेचर मतलब मददगार होना, सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मनियंत्रण, इसी प्रकार से ओपन माइंडनेस, क्लीननेस, अफेक्शन एंड लव, है ना, और ये आपका करेज, हिम्मत होना, इंटेलिजेंसी गुण मतलब कि बुद्धिमत्ता होना, इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, परिकल्पना होना, परिकल्पना मतलब कल्पना कर रहे हो आप। टर्मिनल वैल्यूज हमने पढ़ा, वर्ल्ड पीस, हैप्पीनेस, इक्वालिटी, अचीवमेंट, इनर पीस, तो मतलब आत्मिक शांति। तो ये टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हुई जो ये बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर समाज में स्थापित होने के लिए उसके अंदर टर्मिनल वैल्यूज को एक अंतिम ऐसा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए उसके अंदर द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज शुड बी मस्ट कंपल्सरी इन अ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सत्यता है, किसी व्यक्ति के अंदर क्षमा करने की क्षमता है, तो वो निश्चित रूप से वर्ल्ड पीस या मतलब टर्मिनल वैल्यूज को प्राप्त कर सकता है। और इंडियन कल्चर में तो ये बहुत ही सभी धर्मों में, भारत बहुत धर्म प्रधान देश है, सभी धर्मों में ये चीज हमें सिखाई गई है, हिंसा परमो धर्मा, है ना। तो ये चीज हम सीख सकते हैं कि हमारी टर्मिनल वैल्यूज यही है कि भाई हम सभी को सुखी देखना चाहते हैं, सभी को निरोगी देखना चाहते हैं, सभी को अपना मान के चलते हैं। और मीनिंग ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच इज हेल्पफुल टू लीड अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति को लीड करने के लिए जो गुण उसके अंदर होता है उसे हमने क्या नाम दिया, लीडरशिप। व्हाट इज द लीडरशिप? लीडरशिप इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ द अदर टुवर्ड्स द accomplishment of the specific goals in a given situation। किसी गिवन सिचुएशन में, किसी दी गई परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को नेतृत्व करने का या लीड करने की क्षमता जिस व्यक्ति में होती है उसे अपन ने क्या नाम दिया, लीडरशिप। अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पर्सनालिटी का गुण होता है, जैसे हमने परसेप्शन पढ़ा, एटीट्यूड पढ़ा, वैल्यूज पढ़ा, इसी प्रकार से लीडरशिप भी ये क्वालिटी होती है व्यक्ति के अंदर जिससे वो किसी भी चीज के लिए लीड करता है। इसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप समझ सकते हो, जैसे जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। तो जंगल के राजा बनने का मापदंड अगर हम समझें तो जैसे हाथी है, तो हाथी शेर से भी ज्यादा बलशाली
है ना। लोमड़ी जो है वो चालाक होती है, वो शेर से ज्यादा चालाक होती है, लेकिन राजा बनने का गुण किसमें है? राजा कौन बना? लोमड़ी क्या जंगल की राजा है? नहीं है ना। क्या हाथी जो बलशाली है, क्या वो जंगल का राजा है? नहीं है। तो जंगल का राजा कौन है? शेर। क्यों? क्योंकि उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, उसमें लीड करने की क्षमता है। ठीक है, मतलब लोगों को आगे ले जाने की, डेयर करेज के साथ आगे बढ़ने की एक मतलब का गुण होता है आगे बढ़ाने का, सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का जो गुण है वो रोल ऑफ लीडर, भूमिका किसी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप अगर होगी तो वो लीडर बनने की भूमिका होगी। रोल ऑफ लीडर फॉलोइंग आर द मेन रोल्स ऑफ द लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन required at the level of leadership a function which is important to all level of management. In the top level it is important for getting cooperation and formulation of plans and policies. मतलब अगर आप टॉप लेवल पर लीडर की क्वालिटी आपके अंदर है और आप टॉप लेवल पर सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीईओ नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आप हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आप काम कर रहे हैं तो आपके अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स मतलब योजना बनानी है और उनको क्रियान्वयन करने की क्षमता होना चाहिए, नीतियां बनानी है और उनको क्रियान्वित करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सीईओ हैं, मिडिल लेवल पर काम कर रहे हैं या लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं तो जो भी दी गई सिचुएशन में जो भी आपको ऑर्डर दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया आपके अंदर होना चाहिए। ये लीडर की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये हमने अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जाना, आप जहां तक मैं समझ पाया हूं कि आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर में जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें दो वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी संस्था में काम करना या संस्था से संबंधित कोई भी चीज हो, जैसे संस्था में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो या संस्था में किसी व्यक्ति को चयन करने रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, स्टाफिंग हो, प्लानिंग हो, ऑब्जेक्टिंग डायरेक्टिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग हो। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित कोई चीज है, वो सारी चीजें किससे रिलेट होंगी? ऑर्गेनाइजेशन से। और एज वेल एज व्यक्ति के अंदर जो चीजें होती हैं, जो गुण होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो सब किससे कनेक्ट होते हैं? पर्सनालिटी से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट गेट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर योजना बनाते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए टुवर्ड्स द गोल्स, और उसमें कोऑर्डिनेटिंग करके साथ हम काम करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम जानते हैं। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। और इसी प्रकार से पर्सनालिटी में आपका एड होगा, ईगो होगा, सुपर ईगो होगा, एटीट्यूड होगा, वैल्यूज होंगी, परसेप्शन होगा, है ना। और इन सबका हमने, और लीडरशिप की क्वालिटी होगी, इन सबका हमने वेरियस मतलब भी समझा। और इन वीडियो को आप अध्ययन करके आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति स्वयं में एक संस्था हो सकता है और अपनी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। ठीक है, आप इस पूरे वीडियो को पीडीएफ नोट्स के में लिंक में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, और राम भार्गव पीडी क्लास के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मैं यूट्यूब पे सर्च हो जाऊंगा और आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।